गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने लेक्चर 3 तक देख लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये बार बार पेपर में आता रहता है और इसको आप देखिएगा, ठीक है। 11th फिजिक्स है, वही घूर्णन गति है जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। और ये जो पॉइंट है समांतर अक्ष का प्रमेय है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या बोलोगे इसको? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और बोल सकते हो बेटा, बोलना चाहोगे तो ये लेक्चर जो होगा ये क्या होगा आपका? लेक्चर नंबर 4 होगा। क्या होगा? लेक्चर नंबर 4 होगा। अब समझिए इसके बाद क्या होता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया, अच्छे से समझिएगा। ये कोई एक पिंड है, क्या है? कोई एक पिंड है, ठीक है। अब मान लो ये क्या हो गया उसका, ये मान लो हमने इसको ए बी मान लिया, ए बी अक्ष मान लिया, ए बी अक्ष मान लिया। ये समांतर अक्ष के पड़ता कोई पिंड है, मान लो समांतर अक्ष हो गया ये डॉट डॉट लाइन होता है आगे। इसको हमने आपको समझाने के लिए पी क्यू मान लिया। क्या मान लिया? पी क्यू मान लिया। दोनों अक्षों के बीच की दूरी हमने ए मान लिया। कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर। और मान लो इससे कोई यहाँ पे एक बिंदु P है, कुछ भी है, जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण स्थित है। इससे इसकी जो दूरी है x है। कितनी दूरी है इसकी? O से P की दूरी कितनी है? x है। हमने मान लिया, ठीक है ना। और मान लिया जो है पिंड है ए बी अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है? ए बी अक्ष के पड़ता घूम रही है। और ये पी क्यू जो है ए बी अक्ष के पड़ता समांतर अक्ष है। ए बी के क्या है? समांतर ये पी क्यू अक्ष है। जैसे ए बी है, ए बी के समांतर एक पी क्यू अक्ष है जहां पर पिंड का द्रव्यमान केंद्र स्थित है। पी क्यू अक्ष में ही पिंड का द्रव्यमान केंद्र स्थित है, ठीक है ना। तो अब देखोगे समांतर अक्ष का प्रमेय क्या बोलता है। समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल का योग के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो ये जो होगा यही समांतर अक्ष का प्रमेय हो गया। एक बार अच्छे से और समझोगे। क्या मैंने बोला? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, मतलब ए बी अक्ष के परितः जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई होता है, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा क्या होता है पिंड के द्रव्यमान। ये मान लो पिंड के द्रव्यमान कैपिटल M है। पिंड के द्रव्यमान वह दोनों अक्षों के बीच की दूरी के गुणनफल के योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला। फिर एक बार समझिए, इस थ्योरम को अच्छे से कंसेप्ट करना, ये बार बार पेपर में आता है। तो क्या होता है कि समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार क्या बोलोगे? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण मतलब आई, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मतलब ICM पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। फिर एक बार समझते हैं। किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के क्या होता है? बराबर होता है। आई बताओ किसका है? ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। ICM क्या हो गया? पी क्यू अक्ष के परितः या समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। M क्या है? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है। A क्या है? दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी है। AB क्या है? दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी है। इसको नोट भी कर लेना बल्कि, ठीक है ना। बताओ I क्या है? AB अक्ष का जड़त्व आघूर्ण है। ICM क्या है? PQ अक्ष का जड़त्व आघूर्ण है। और M क्या है? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है। और बताओ आपसे कोई पूछेगा स्मॉल a क्या है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो इसको हम जहां लिख लेंगे यहाँ पे, जहां पे I इक्वल टू क्या हो गया? ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो गया। ICM क्या हो जाएगा? पी क्यू अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया? M क्या होगा? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हो गया। A क्या हो गया? दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट करिए और सब लोग आप लोग याद करिए। क्या बोलोगे? समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार
किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, इसको एक बार देखिएगा, अभी मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा तो उससे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, वेरी मोस्ट है। अब इसके बाद बेटा इसको हम प्रूफ करेंगे। आज हमारा इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हम प्रूफ करेंगे। और जो प्रूफ करेंगे बेटा मतलब इसको सिद्ध करेंगे, सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। और जो बेटा आप सत्यापन करोगे ना, तो सत्यापन करने के लिए हम लोग अभी चलते हैं और समझते हैं। मैं सत्यापन कर दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा, नोट्स अभी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, मानव चित्रानुसार एक कैपिटल एम द्रव्यमान की पिंड है जिसका हमें क्या करना है, ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। माना एम द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका हमें क्या करना है, ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। और मान लिया मैंने समांतर अक्ष पी क्यू का जो जड़त्व आघूर्ण क्या है, आईसीएम है। मैंने क्या मान लिया, समांतर अक्ष पी क्यू का जड़त्व आघूर्ण क्या है, आईसीएम है। सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने मान लिया क्या, मान लिया कोई कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है जिसका ए बी अक्ष की परितः आघूर्ण आई है। ठीक है ना, तो बताओ समांतर अक्ष पी क्यू के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, आईसीएम हो गया कि नहीं। और मैं मान लिया कि बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण स्थित है। मैंने क्या मान लिया, बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर बिंदु पी पर, बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर बिंदु पी पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हम यदि बताएं ए बी अक्ष से बिंदु पी की दूरी कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा, ए बी अक्ष से बिंदु पी की दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ। ए बी अक्ष से बिंदु पी की दूरी, अक्ष से बिंदु पी की दूरी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। बिंदु पी की दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा। तो ए बी अक्ष से कण P की दूरी कितनी हो जाएगी, या ए बी अक्ष से कण P की दूरी क्या हो गया, x प्लस ए होगी कि नहीं। अब बताओ, यदि हम क्या करें, ए बी अक्ष से कण P का जड़त्व आघूर्ण पूछे, ए बी अक्ष के परितः, ए बी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः, ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण, कण P का जड़त्व आघूर्ण ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए, कोई बताओ तो मैं मान लूं। किसी भी चीज का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो सबसे पहले उसका द्रव्यमान देखो, और जहां से उसकी जड़त्व आघूर्ण जिस बिंदु से निकालना है उसकी दूरी का वर्ग कर दो। भाई जड़त्व आघूर्ण का माप क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल को क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ए बी, ये चीज ध्यान देना है आपको, जो ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये क्या है, ए बी अक्ष के क्या है, समांतर पी क्यू अक्ष है जिसका जड़त्व आघूर्ण आईसीएम है। तो आपको ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ए बी अक्ष से बताओ कण P की दूरी कितनी हो जाएगी, ए और ये हो जाएगा x, ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो बताओ ए बी अक्ष से कण P का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान और दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान m हो जाएगा, दूरी का वर्ग a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा, द्रव्यमान m हो जाएगा और दूरी क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको होगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, अब ए बी अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो संपूर्ण पिंड जब आएगा तो आपको याद होगा यहाँ सिग्मा लग जाता है। जब कोई भी संपूर्ण पिंड की बात आती है तो वहां पे सिग्मा लग जाता है। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, ए बी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण पिंड का
जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। जड़त्व आघूर्ण ए बी एक्स के प्रति संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो आई बोलोगे। जब पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण लिखोगे तो आई बोलोगे। देखो अभी एक कण का जड़त्व आघूर्ण था, एक कण था, तो कण तो भाई देखो पिंड में बहुत सारे कण होते हैं, तो इसको आई नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसको आई लिखोगे और क्या करोगे, सिग्मा लगा दोगे, ये आपको याद होगा। और क्या करोगे, एम और क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स का क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दो। भाई क्या करोगे, कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा पिंड का निकालोगे तो सिग्मा लग जाएगा। अच्छा बताओ बेटा इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए। ये हो जाएगा सिग्मा रहेगा और ये एम हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax हो जाएगा। अब देखो सभी का जब इंटू करवाओगे तो सिग्मा एम का इंटू सभी में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं लग रहा होगा। आपको भी कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा, यदि लगे तो बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर बताओ, आई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, एम 2m एक्स हो गया। सभी का मैंने सिग्मा एम का इसमें भी तीनों में इंटू करवा दिया। तो देखो सिग्मा ए स्क्वायर है तो सिग्मा एम ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ax है तो एम करवा दो 2xm हो जाएगा, 2amx या 2xm। अच्छा बताओ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, प्लस में है तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिख लोगे बेटा, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर लिख लोगे प्लस क्या लिखोगे बताओ, एक काम करते हैं ए को बाहर निकाल लेते हैं, क्या करते हैं ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा एम हो जाएगा 2a को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा। इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बताइएगा। अब एक बात बताइए, इतना निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, बहुत ईजी है। अब बताओ ए बी एक्स की परितः कण पी का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो कण पी का जड़त्व आघूर्ण कण का द्रव्यमान और ए बी एक्स से कण की दूरी, तो ये दूरी ए हो गया, ये एक्स हो गया, तो टोटल कण की दूरी ए एक्स प्लस या ए प्लस एक्स होगी। तो ए बी एक्स के परितः कण पी का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग का गुणनफल, तो द्रव्यमान एम हो गया, दूरी का वर्ग का गुणनफल ये हो गया। ए बी एक्स के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो संपूर्ण पिंड है तो आई हो जाएगा और सिग्मा क्या हो जाएगा एम ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एम ई रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने ब्रेक कर दिया और सभी में एम ए का इंटू करवा दिया, सिग्मा जो भी आ गया, ठीक है। और ये हमने ए स्क्वायर को यहाँ से पहले इसको पहले लिख लिया और इसमें से ए स्क्वायर को बाहर कर लिया तो सिग्मा एम बचा, और यहाँ से हमने क्या किया 2a को बाहर कर लिया तो यहाँ से mx बचा। अब एक चीज़ समझिएगा क्या होता है कैसे होता है, देखो जहाँ पे देख रहे हो mx क्या है बताओ, m तो कण का द्रव्यमान है ना, और x क्या हो गया बताओ, x समांतर अक्ष से, ये समांतर अक्ष से कण की दूरी हो गया, समांतर अक्ष से कण की दूरी का वर्ग हो गया, तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ, मतलब सिग्मा, इसको क्या लिखोगे सिग्मा क्या लिखोगे एम एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बताओ आप, आईसीएम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। भाई देखो ये जड़त्व आघूर्ण है, कण का द्रव्यमान है, और ये क्या हो गया समांतर अक्ष से कण की दूरी का वर्ग का गुणनफल है, तो ये भी जड़त्व आघूर्ण है, लेकिन किसका जड़त्व आघूर्ण है, समांतर अक्ष के परितः सिग्मा एम एक्स स्क्वायर बराबर आईसीएम, या बोलोगे समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। देखो सिग्मा लगा है ना तो पिंड है, यदि सिग्मा नहीं लगा होता तो कण का जड़त्व आघूर्ण होता है, समझ गए। अब एक बात बताओ, सिग्मा एम बराबर क्या लिखोगे, देखो स्मॉल एम बराबर एक कण का द्रव्यमान, सिग्मा एम लग गया मतलब पूरे पिंड का द्रव्यमान, सिग्मा एम बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल एम, पूरे पिंड या संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एम एक्स क्या हो गया, एम एक्स क्या हो गया, देखो एम एक्स जो है ना ये घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण हो गया, क्या हो गया, ये एम एक्स क्या हो गया घूर्णन अक्ष या द्रव्यमान केंद्र के घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण हो गया,
और द्रव्यमान केंद्र के घूर्णन अक्ष के परितः जो आघूर्ण होता है क्या होता है, शून्य होता है। इसकी वैल्यू क्या आता है, शून्य आता है। आप बहुत अच्छे से कोई पूछेगा तो बता दोगे, ठीक है ना। तो ये बताओ सिग्मा mx क्या हो गया, सिग्मा xm क्या हो गया, अक्ष PQ के परितः आघूर्ण, क्या हो गया, अक्ष PQ के परितः आघूर्ण हो गया। ये कहाँ से घूम रहा है, ये पिंड कहाँ से घूम रहा है, O अक्ष से घूम रहा है, तो अक्ष PQ के परितः आघूर्ण है। ये क्या लिखोगे, लिख सकते हो अक्ष PQ के परितः आघूर्ण शून्य होता है। अक्ष PQ के परितः आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है बताओ, शून्य होता है। अब एक बात बताओ, अक्ष PQ के परितः आघूर्ण शून्य होता है। अब एक बात बताओ, अब इसे क्या लिखोगे आप, मतलब सिग्मा mx के जगह पे आप क्या लिख लोगे, 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, अक्ष PQ के परितः आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ये सिग्मा mx क्या है, अक्ष PQ के परितः आघूर्ण है। अब ये सभी मानों को समीकरण 1 में ना रखो, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, समीकरण 1 से लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखोगे बेटा, देखो I है ना, तो I आप लिख लोगे और ये क्या हो जाएगा, ICM हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस, और बताओ इसके जगह पे क्या हो गया, A स्क्वायर और ये कैपिटल M, तो A स्क्वायर कैपिटल M हो जाएगा। और आगे देखो ये 2a है इंटू 0, और 2a में 0 करवाओगे सब 0 आ जाएगा, मतलब I इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको बताओ, ICM प्लस क्या हो जाएगा, MA स्क्वायर। I इक्वल टू ICM प्लस क्या हो जाएगा, MA स्क्वायर। और यही समांतर अक्ष प्रमेय का सत्यापन है, यही समांतर अक्ष प्रमेय है ना। क्या बोलोगे, समांतर, ये क्या है, I क्या है, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त आघूर्ण, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही समांतर अक्ष प्रमेय हो गया बेटा। अब आइए थोड़ा सा हम आपको आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं। आइए बेटा दूसरा पॉइंट देखते हैं, लंबवत अक्ष का प्रमेय या लंब अक्ष का प्रमेय। इसे लंबवत अक्ष का भी प्रमेय बोलते हैं, लंब अक्ष का प्रमेय बोलते हैं, तो आप लोग लंबवत भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोलोगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो आप जानते हो ना कि 3 लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। कोई जरूरी नहीं आप एक्स वाई इधर भी मान सकते हो, जेड, ये तीनों लंबवत होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक्स इधर है तो वाई यहाँ पे ना होगा, वाई इधर भी हो सकता है, जेड इधर भी हो सकता है। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट क्या किया है, मतलब डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप समझो आखिर ये लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या होता है। लंबवत अक्ष के प्रमेय के अनुसार, लंबवत अक्ष के या लंब अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल के 2 लंबवत अक्षों के परितः जड़त आघूर्णों का योग, पहले इसको समझ जाओ ये है क्या, आई जेड इक्वल टू ये होता है आई एक्स प्लस क्या होता है आई वाई होता है। यही क्या है, यही क्या है, लंब अक्ष का प्रमेय है। अब इसको मैं समझा रहा हूं क्या होता है। लंब अक्ष के प्रमेय के अनुसार या लंबवत अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल पर स्थित 2 लंबवत अक्षों के परितः जड़त आघूर्णों का योग, किसी समतल पटल, पटल मतलब एक तल, किसी समतल पटल पर स्थित 2 लंबवत अक्षों के परितः जड़त आघूर्णों का योग तीसरे लंबवत अक्ष के परितः जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होता है, जो दोनों के, देखो ये दोनों के क्या हो रहा है, कटान बिंदु से होके गुजरता है। ये क्या होता है, दोनों के कटान बिंदु से होके गुजरता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, लंबवत अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल पर स्थित 2 लंबवत अक्षों के परितः जड़त आघूर्णों का योग तीसरे लंबवत अक्ष के जड़त आघूर्ण के बराबर होता है, जो दोनों के कटान बिंदु से होके गुजरता है, जो दोनों के कटान बिंदु से होकर निकलता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आप किसी बुक में यदि यहाँ x बना दे, यहाँ y बना दे, देखो ये ध्यान देना, आप ये सोच रहे होगे कि मैं ix प्लस आई वाई क्यों नहीं लिखा हूँ, मैं ix प्लस आई जेड क्यों नहीं लिख दिया हूँ, क्योंकि सभी लंबवत हैं, किसी को भी हम ले सकते हैं। देखो ये जहाँ बिंदु P बनता है ना, किस तल पे बन रहा है, एक्स वाई पे बन रहा है, तो ये दोनों का जो योग होगा तीसरे वाले के बराबर होगा। अब यदि ये बिंदु P यहाँ पे बनता, मान लो कोई यहाँ पे बना दे, तो आप क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई जेड का योग जो होगा आई वाई के बराबर होगा।
आई एक्स, यहाँ पे यदि बनेगा तो क्या लिखोगे, आई एक्स प्लस आई जेड का जो योग होगा आई वाई के बराबर होगा। और यदि यहाँ पे बनेगा तो क्या बोलोगे, आई वाई प्लस आई जेड का जो योग होगा किसके बराबर होगा, आई एक्स के बराबर होगा। तो इसको लिखने का यही तरीका है कि ये बिंदु P जहाँ पे बनेगा, ये दोनों अक्षों के लंबवत अक्षों का जो योग होगा तीसरे लंबवत अक्ष के योग के बराबर होता है, जो दोनों के क्या होता है, कटान बिंदु से होके गुजरता है। जहां दोनों पे कटते हैं उसके कटान बिंदु से ये होके गुजरता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि आई एक्स क्या है, तो एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। क्या है, एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। आपसे कोई पूछेगा आई वाई क्या है, तो क्या बोलोगे, वाई अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। क्या बोलोगे, वाई अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। आपसे कोई पूछेगा आई जेड क्या है, तो क्या बोलोगे, जेड अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा। ये क्या है, एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, ये वाई अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, और ये क्या हो गया, जेड अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है ना, तो अब क्या बोलोगे, लंबवत अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल के तल पर दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग तीसरे लंबवत अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है, जो दोनों के कटान बिंदु से होके गुजरता है। आप ये स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे और आप समझोगे कि हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक चीज मानेंगे बेटा, मानेंगे कि चित्रानुसार, मान लेंगे चित्रानुसार अपने पास क्या है, कोई तीन लंबवत तल OX, OY तथा OZ है। क्या मैंने मान लिया, तीन लंबवत तल OX, OY तथा OZ है जो किसी समतल पटल पर स्थित है। ठीक है ना, मान लिया कोई बिंदु P है, बिंदु P है जो XY तल पर स्थित है। तो अच्छा बताओ, जब बिंदु P XY तल पर स्थित होगा तो हम लोग क्या करेंगे, और एक देखो हम लोग को क्या निकालना, जड़त्व आघूर्ण। तो हमारा तब तक ये काम नहीं बनेगा जब तक हम P पर मानेंगे नहीं कि यहाँ पे कोई एक कण है, और हम मानेंगे कि यहाँ पर जो कण है स्मॉल m द्रव्यमान का कण है। मैंने क्या मान लिया, बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान का कण है। ठीक है ना, तो अब एक बात बताइए, आप लोग खुद ही बताइए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग x अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर x अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, फिर इसी प्रकार z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, और फिर इसी प्रकार हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये आपस में बराबर आते हैं। देखिए कैसे प्रूफ होता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, OM बराबर क्या है ये बताओ, x दूरी है ना, तो ये x है, तो जब ये x होगा तो ये भी x होगा। ये अपना क्या है, OY है ना, मतलब ON है, ON की दूरी क्या होगी, y। तो ये जब y होगी बेटा तो ये भी क्या है, y होगी। z इधर है, तो ये देखो मैंने इस पे हमको इसको मिलाया है हम लोगों ने। ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, जब हम लोगों ने इसको मिलाया है तो आप एक बात समझ रहे होंगे अच्छे से कि ये जो दूरी है इसको z मान लो या इसको हमने r मान लिया है। इसको कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो z भी मान सकते हो, चाहो तो r भी मान सकते हो। अब अपने को कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बताओ, यदि हम बोल दें x अक्ष के परितः, x अक्ष के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण, कण का क्या हो जाएगा बताओ, जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। मैंने अभी बार बार मैं समझा रहा हूं, एक ही चीज बार बार समझा रहा हूं, एक्स अक्ष के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण। मैं एक चीज बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझा भी रहा हूं। किसी भी चीज का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, उसका द्रव्यमान निकाल लो और एक्स अक्ष से कण की दूरी निकालो। तो एक्स अक्ष से कण की दूरी क्या है, y, और द्रव्यमान क्या है, m। तो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, कण का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, मतलब क्या लिखोगे, my²। भाई कण का द्रव्यमान m है और x अक्ष से कण की दूरी क्या है, y है, तो my² हो जाएगा। अब बताओ x अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, यदि हम बोल दें x अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण क्या करोगे, पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो संपूर्ण पिंड का क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, जड़त्व आघूर्ण। मैंने अभी समझाया आपको बहुत अच्छे से, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया। क्या समझाया
कि जब संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा तो देखो एक्स अक्ष के परितः निकाल रहे हो ना, तो एक्स अक्ष के संपूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण को हम लोग आई एक्स माने हैं। और देखो क्या करोगे, जो कण का जड़त्व आघूर्ण है उसी को लिख दोगे और सिग्मा लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर। देखो एक कण का जड़त्व आघूर्ण एम वाई स्क्वायर है, तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण आप समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, इसी प्रकार जल्दी जल्दी बताइए, वाई अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण। देखो बहुत इजी है, आप तो पहले हम लिखेंगे वाई अक्ष है तो आई वाई लिखेंगे और उसके बाद तुरंत सिग्मा लगा देंगे संपूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण। देखो यहां से वाई अक्ष की दूरी देखो, तो आप देख रहे हो वाई अक्ष की दूरी p से देखो, तो वाई अक्ष से p की दूरी क्या है, x है, और कण का द्रव्यमान m है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा m एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वाई अक्ष के परितः, ये वाई अक्ष है ना, तो यहां से कण कितना दूरी पर है, x दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बताओ, यहां से ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा z अक्ष के परितः, z अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण आपसे कोई पूछेगा तो आई जेड बोलोगे ना बेटा। और देखो समेशन इसमें भी लगाओगे आप, बहुत इजी है। और देखो जेड अक्ष ये है ना, तो इससे कण की दूरी क्या है, आर है, तो क्या लिखोगे, कण का द्रव्यमान तो m ही है और दूरी क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। मुझे लगता है कि आप मेरे बातों को बहुत क्लियरली क्या कर रहे हो, कंसेप्ट कर रहे हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे और भी इसको डिटेल करेंगे। अब एक बात बताओ, ये बहुत ईजी हो गया। अब क्या करोगे, इसमें देख लो, मैंने आई एक्स के परितः, एक्स अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया, वाई एक्स के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया, जेड एक्स के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया। अब एक काम कर रहे हैं बेटा हम लोग, अब क्या कर रहे हैं बताओ, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज, याद रखना समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है बताओ, त्रिभुज क्या बन रहा है, OMP में, OMP में। अच्छा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये बताओ 90 डिग्री सामने है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते हो, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, या पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। इतना आप लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो, किसके अकॉर्डिंग, ये समकोण त्रिभुज OMP में पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगा दिया, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। अब बताओ सभी में हम लोग क्या कर दें, m का इंटू करवा दें, LHS में भी m का और RHS में ही m का, तो क्या हो जाएगा बताओ, mr स्क्वायर इज इक्वल टू my स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, mx स्क्वायर। मैं दोनों पक्षों में मैंने m का इंटू करवा दिया। अब दोनों पक्षों में मैं सिग्मा लगा ले रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, सिग्मा mr स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा my स्क्वायर प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण जो भी है समझो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अब समीकरण 1 2 3 से इसकी वैल्यू रख दो। अच्छा बताओ, एम आर स्क्वायर सिग्मा एम आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे, आई जेड लिखोगे ना। समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर, तो मान रखो बेटा, रखने पर तो मान रखोगे क्या हो जाएगा, आई जेड के जगह पे यहाँ पे
ये बताओ क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा ना बेटा, तो आई जेड हो जाएगा। ये क्या हो गया, सिग्मा एम वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आई एक्स की वैल्यू है, तो आई एक्स आ गया, अब प्लस क्या आ गया, आई वाई आ गया। और देखो बेटा यही लंब अक्ष का प्रमेय होता है जो यहाँ पे प्रूफ हो गया। यदि आपको लगता है कि कहीं समझ में नहीं आया है तो आप अगेन एक बार वीडियो को क्या करो, पॉज करो और उसको समझ लो, या उसको वीडियो को पीछे कर लो और उसको क्या करो, बैक करके देख लो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब आएंगे तो हम लोग 5th लेक्चर देखेंगे, ये 4th लेक्चर था। अब 5th लेक्चर देखेंगे तो उसमें इस चैप्टर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग गति के नियम 3 समीकरण पढ़े थे ना, वैसे घूर्णन गति के भी 3 समीकरण होते हैं। जैसे गति के 3 नियम पढ़े थे, घूर्णन गति के भी 3 नियम होंगे। ठीक है ना, और वहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े थे ना, तो यहाँ पे भी वही नियम पढ़ोगे। ठीक है ना, तो आते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो पे हम इसका डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट हो तो बताइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।